नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। तो इसे आप लास्ट तक देखें। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा साइप्रस। तो अभी पीएम मोदी जी साइप्रस की यात्रा पर हैं, तो वहां पर उन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, तो उन्होंने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इस सम्मान का नाम आप जरूर याद रखिएगा और ये किस देश ने दिया है ये भी आपको याद रखना है। तो पीएम मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है कि उनके कार्यकाल में भारत और साइप्रस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत हुए हैं, इसलिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि पीएम मोदी इस सम्मान को पाने वाले दुनिया के 23वें लीडर बन गए हैं। पीएम मोदी को 2023 से लेकर 2025 तक जो भी इम्पोर्टेंट सम्मान मिले हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला था इजिप्ट के द्वारा, लीजन ऑफ द ऑनर मिला था फ्रांस के द्वारा और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला था ग्रीस के द्वारा। 2024 में ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो मिला था भूटान के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू मिला था रसिया के द्वारा, ऑर्डर ऑफ नाइजर मिला था नाइजीरिया के द्वारा, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिला था डोमिनिका के द्वारा और ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 मिला था बारबाडोस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 मिला है कुवैत के द्वारा। दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे तो पीएम मोदी जी को जितने भी अवार्ड मिले हैं उन पर एक वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो उनका नाम है ब्लेज मैट्रेवेली। तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है MI6, तो उसकी प्रमुख के रूप में ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से जो ब्लेज मैट्रेवेली हैं वो MI6 की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। तो 116 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी महिला को MI6 का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, MI6 की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है MI6। इसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसे आमतौर पर MI6 के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। कुछ प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसी डिस्कस करते हैं। जैसे भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका की है CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम की अभी हमने बात ही की है, MI6 इसकी खुफिया एजेंसी है, इसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज भी बोला जाता है। रूस की है FSB, चाइना की है MSS, इजराइल की है मोसाद। इसको जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मोसाद का नाम पूछ लिया जाता है कि ये किस देश की खुफिया एजेंसी है, तो यह इजराइल की खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान की है ISI और कनाडा की है CSIS। ठीक है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो दोस्तों, कनाडा में G7 समिट 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। तो कनाडा का जो कनानासिकस नामक स्थान है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों, इससे पहले कनानासिकस में 2002 में भी G7 समिट हुआ था। 2025 का जो G7 समिट हुआ है यह 15 से 17 जून 2025 तक हुआ है। ठीक है, इस बार इसका 51वां संस्करण हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने। 2025 की थीम क्या है?
रेजिलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिन्यूएबल। ठीक है, तो इस थीम को भी आप नोट कर सकते हैं। और G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी और इटली और जापान है। ठीक है, तो ये 7 देश हैं G7 में। इसके अलावा G7 का जो स्थायी आमंत्रित होता है वो यूरोपीय यूनियन भी होता है, यानी कि इसमें यूरोपीय यूनियन को बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2025 में कुछ और देशों को बुलाया गया है, जैसे भारत, ब्राज़ील, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको और यूएई। तो इन देशों को आमंत्रित किया गया है। बाकी स्थायी आमंत्रित कौन होता है? यूरोपीय यूनियन। 2025 के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो इजराइल ईरान तनाव। अभी आपने सुना ही होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव हो गया है, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है इस समिट में। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति पर चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। देखिए, G7 का अगर आपसे कभी फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1975 को हुई थी। और दोस्तों, जो G7 है यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर यह चर्चा करता है। G7 के पिछले 4 समिट डिस्कस करते हैं, जैसे 2025 का 51वां संस्करण था, ये कनाडा में हुआ है। 2024 वाला 50वां था, ये इटली में हुआ था। 2023 वाला 49वां था, ये जापान में हुआ था। और 2022 वाला 48वां था, ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ये पिछले 4 समिट हैं, यानी 2022 से 25 तक के समिट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन को। तो केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन जी, तो उन्हें अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ है उसके लिए जो जांच समिति बनाई गई है उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर करें। बात करते हैं एयर इंडिया विमान दुर्घटना 2025 की। तो यह दुर्घटना कब हुई थी? 12 जून 2025 को, और ये दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद, गुजरात में। और इसमें दुर्घटनाग्रस्त कौन सा विमान हुआ था? तो AI-171, जो कि बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। और यह विमान कहाँ जा रहा था? तो ये लंदन जा रहा था, यानी कि अहमदाबाद से लंदन इसको जाना था। दुर्घटना कैसे होती है? तो उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद जो विमान था वह एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें 241 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। और इसमें दोस्तों जो हॉस्टल, यानी कि जो मेडिकल हॉस्टल था, वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो विमान था इसमें 242 यात्री थे, उसमें से एक यात्री बस सेफ होता है, बाकी सभी की मृत्यु इसमें हो जाती है। जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? इस बात को जरूर याद रखिएगा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया गया है। तो इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? जंगली पट्टी गांव, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। परीक्षण किसने किया है? इसरो ने, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। दोस्तों, ये जो परीक्षण हुआ है इसकी विशेषताएं क्या थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया गया है। रॉकेट की लंबाई थी 1.1 किलोमीटर की, और रॉकेट से एक छोटा उपग्रह पेलोड सफलतापूर्वक बाहर निकला था। रॉकेट का वजन था 15 किलोग्राम और इसमें ईंधन इस्तेमाल किया गया था 2.26 किलोग्राम। इसरो की बात करें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु, कर्नाटका में है। संस्थापक थे इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो 1975 में आर्यभट्ट नामक भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। SLV-3 1980 में बना था। यह पहला स्वदेशी रॉकेट था इसरो का। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला मंगल मिशन था।
चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ था और इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। और गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 51.5 गीगावाट की क्षमता हो गई है। तो अभी केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ये बताया है कि भारत की जो पवन ऊर्जा क्षमता है ये 51.5 गीगावाट की हो गई है। तो पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले में यह जो वृद्धि हुई है यह 10.5% की वृद्धि हुई है। और 2024 में ये जो क्षमता थी वो कितनी थी? 46.42 गीगावाट की। अब कितनी हो गई है? 51.5 गीगावाट की। 2030 का लक्ष्य ये है भारत का कि 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, यानी कि 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 500 गीगावाट का उत्पादन किया जाए। सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है भारत के? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और राजस्थान। पवन ऊर्जा के मामले में टॉप देश कौन कौन है? तो चाइना पहले स्थान पर है जिसकी क्षमता है 442 गीगावाट की। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, इसकी 148 गीगावाट की क्षमता है। जर्मनी तीसरे नंबर पर है, इसकी क्षमता है 69 गीगावाट की। और चौथे स्थान पर है भारत जिसकी क्षमता है 51.5 गीगावाट की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा लीना नायर को। तो लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है यह यूनाइटेड किंगडम का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। रिटेल और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। लीना नायर की बात करें तो वह चैनल, जो कि एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है, उसकी ग्लोबल सीईओ हैं। लीना नायर का जन्म कहाँ हुआ है? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं लीना नायर के बारे में। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं। तो रोहिणी ग्राम पंचायत को अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया है। ओपल सुचाता चुआंगश्री को, जो कि थाईलैंड की हैं, उन्हें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब मिला है। 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 मिला है। सदगुरु, जो कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, उन्हें ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। राजा कुमारी को AMA यानी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। बानू मुस्ताक, जो कि एक कन्नड़ लेखिका हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज ऑयस्टर पुस्तक को किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? तो आदित्य अग्रवाल ने इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों, आदित्य अग्रवाल एक वरिष्ठ वकील हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो उन्होंने इस पुस्तक में पीएम मोदी के कानूनी सुधारों और नीतिगत बदलावों और पुराने कानून हटाकर नई और आसान व्यवस्था बनाने पर आधारित है। यानी कि इस पुस्तक में ये बताया गया है कि पीएम मोदी जी ने किस प्रकार से कानूनी सुधार किए हैं, यानी पुराने कानूनों में बदलाव किया है या पुराने कानूनों को हटाया है। तो इस बात पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। जैसे विन द बैटल ऑफ योर माइंड को लिखा है रीता राममूर्ति गुप्ता ने। बियॉन्ड द कोर्ट रूम को लिखा है फाली सैम नरीमन ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स को लिखा है PS रमन ने। टू द सेवेंथ जनरेशन को लिखा है डॉक्टर VI मथन ने। द न्यू आइकॉन साबरकर एंड द फैक्ट को लिखा है अरुण शौरी ने। और द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा है पंकज मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने म्यूनिख जर्मनी में आयोजित हुए ISSF विश्व कप के चौथे चरण में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 4 मेडल जीते हैं। तो जर्मनी में अभी हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, और गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है ये जरूर आप याद रखिएगा। तो सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और R वोरसे और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता है। ब्रॉन्ज जीता है सिप्त कौर सामरा और एला वेनेल वाला रिवन ने। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं।
मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर चाइना रहा है, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर इंडिया रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो अब इसी पोर्टल से मध्य प्रदेश की सभी शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये पोर्टल मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल से सभी जो स्थानीय शहरी निकाय हैं वो जुड़ गए हैं। तो इससे क्या लाभ होगा मध्य प्रदेश के लोगों को? तो मध्य प्रदेश के लोग अब घर बैठे 24 तरह की सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, नल कनेक्शन, दुकान लाइसेंस, भवन अनुमति, ये सभी सुविधाएं अब ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगी। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना है? अयोध्या। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। पहला कौन है? उत्तराखंड। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि गुजरात में अभी ये लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा और कानून बनना शुरू हो गया है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन है? पंचवटी एक्सप्रेस। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटका। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कौन है? तियान सान सेंगली सुरंग, जो कि चाइना में है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपको 2024 की ई बुक मिल जाएगी। और ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है समर 100। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी उपलब्ध है ऐप पर, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो WTC 2025 का फाइनल किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सोनल मानसिंह को। भारत सरकार ने किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है? जापान। पीएम मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा पर किन किन देशों की यात्रा करेंगे? साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। ISSF विश्व कप 2025 के चौथे चरण में सिफत कौर सामरा ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 किन देशों के द्वारा आयोजित किया जाएगा? चाइना और साउथ कोरिया। रोटेक्स यूरो ट्रॉफी 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? अतीका मीर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? औद्योगिक नीति सुधार। ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? वियतनाम। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख देशों की करेंसी डिस्कस करेंगे। तो यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, जापान की एन और चाइना की युआन, रसिया की रूबल, फ्रांस की यूरो, जर्मनी की यूरो, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा की कनाडियन डॉलर। इसके अलावा सऊदी अरब की सऊदी रियाल और संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम, दक्षिण अफ्रीका की रैंड और ब्राज़ील की रियाल और बांग्लादेश की टका, श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, थाईलैंड की थाई बाहत और स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक। तो ये करेंसी आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि WTC फाइनल 2025 किसने जीता है? तो ये साउथ अफ्रीका ने जीता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर साउथ अफ्रीका बताया हुआ था। आज आपके लिए क्वेश्चन है, G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 और 25 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसको प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ऐप पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। ऐप पर 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं।
ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और टेस्ट पास मिल जाएगा।